इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में और भी कई जो टेट हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। बाल विकास अर्थात पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है और आप लोग इसे जल्द से जल्द खुद से भी आंसर देने की कोशिश करेंगे, सबको टाइम मिलेगा आंसर देने का और देखेंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना आंसर दे पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 8वीं का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? याद रखिएगा, कक्षा 8वीं का स्टूडेंट है, वो मैथ्स में क्या कर रहा है, वो एरर्स कर रहा है, गलतियां हो रही हैं। एक टीचर के रूप में, एज अ टीचर व्हाट विल यू डू, आप करेंगे क्या? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध करवा देंगे, यानी उसे समझाएंगे नहीं, बस आप उसको आंसर की दे देंगे, भाई ये क्वेश्चन इसका ये आंसर होगा। क्या आप ऐसा करेंगे? आगे देखते हैं, ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और विद्यार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहें। ठीक है, उसे दोहराने के लिए कहें। और देखते हैं इससे भी क्या बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह कल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। बात तो कुछ समझ में आ रही है ये वाली। ऑप्शन डी में है, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर के प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। तो कैलकुलेटर का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है हर क्वेश्चन में, ठीक है, मैथ्स के। तो ऑप्शन डी क्या है, अपने आप में गलत दिख रहा है। उत्तर बस उपलब्ध करवा देंगे, तो ये भी कोई सही बात नहीं है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षार्थी से क्या कहेंगे आप, कल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें, यानी इमेजिनेशन के थ्रू समझने और जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी हम अलग पढ़ते हैं और जब उसे सवाल पे प्रैक्टिकल के रूप में हम यूज़ करना चालू करते हैं तो मामला कई जगह पे स्टूडेंट का गड़बड़ा जाता है। तो उसे कहेंगे कि वो अपनी कल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे एवं खुद से जब अपनी गलती को ढूंढेगा, ठीक है, जब वो खुद से अपनी गलती को ढूंढेगा तो बहुत अच्छे से अपनी गलती को समझ भी पाएगा और कर भी पाएगा। बार बार अगर हम उसको दोहराने का देंगे तो वो रोट लर्निंग में चला जाएगा। मैथ्स में तो आप जानते हैं रोट लर्निंग का कोई रोल ही नहीं है, रटंत विद्या का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, सी। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वो सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? भाषिक की होगी, गतिक की होगी, अंतरा व्यक्तित्व की होगी कि अंतः व्यक्तित्व की होगी? तो इसमें बताएं सही ऑप्शन क्या है, सोचें जरा। एयरफोर्स पायलट। अच्छा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, याद रखें। उन्होंने कुछ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, ठीक है, 8 काइंड्स ऑफ उन्होंने इंटेलिजेंस बताई है, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है, जिसमें से इनमें कुछ है। तो अगर जो पायलट होता है उसमें किस प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है, तो आप बताएंगे उस पर गतिक जो है, डायनेमिक जो है, गतिक है, जो स्पेशियल भी कह सकते हैं उसको, ये बुद्धि। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, ठीक है, मल्टीलिंगुअल होती हैं और इसके शिक्षक के द्वारा ब्लैंक के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो और आपकी क्लास क्या है, आपकी कक्षा क्या है, बहुभाषी है। बहुभाषी मतलब उसमें कई अलग अलग भाषा बोलने वाले भी छात्र वहाँ पे बैठे हैं। तो इसमें आप एक शिक्षक के द्वारा आप किस तरह से अपनी कक्षा को देखोगे, एक प्रॉब्लम समझोगे, बाधा है, ठीक है, एक अच्छा संसाधन है, परेशानी है, समस्या है। आप बताएं कि आप इसको एज अ टीचर किस रूप में देखेंगे। सोच लें, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास सोचने के लिए, बढ़िया। तो इसे आप क्या बाधा के रूप में देखेंगे? बिल्कुल नहीं। संसाधन, परेशानी, समस्या, तो तीनों एक ही चीज़ है। आप इसको एक संसाधन के रूप में देखेंगे। किसके रूप में देखेंगे? द राइट आंसर इज बी, संसाधन। एक अच्छा रिसोर्स होगा जिससे आप बच्चे को सिखा पाएंगे, उसे जोड़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह तथ्य बच्चों को सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से ऐसा किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन जी ने कहा है, पियाजे ने कहा है, बीएफ स्किनर ने कहा है कि वाइगोत्स्की ने कहा है? तो द राइट आंसर इज बीएफ स्किनर। किसने कहा है? जो बच्चे होते हैं वो कल्चरल जो रूप होता है उनका। क्वेश्चन नंबर 5 है,
मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ठीक है, लिंग एवं प्रसूति स्तर पर देता है, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर देता है, उद्दीपन व प्रतिक्रिया पे देता है, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे देता है? तो यहाँ पे सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर देता है। ठीक है ना, मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो उद्यम जो होता है, यानी जो आदमी खुद से करने की कोशिश करता है, तो हीनता के स्तर को ये कम करता है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा यानी कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, उसको एक टीचर के रूप में आप कैसे देखेंगे? क्या आप उसको ऑप्शन देखते हैं, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, यानी उन्हें पीट के मार करके समझाया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मारना पीटना तो अलाउ ही नहीं है। एनसीएफ अगर 2005 की आप बात करें या राइट टू एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे साफ मना किया गया है कि बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। तो कठोरता से निपटाई जाने चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। देखते हैं, उनके चिंतन को, ऑप्शन डी क्या है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। याद रखिएगा, गलतियां या त्रुटियां, आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है जो इंसान होते हैं वो गलतियों के पुतले होते हैं। ठीक है ना, कि हर इंसान से कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई गलती होती ही है। अब किसी से गलती होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि बस उसको एकदम लाठी लेकर के, डंडा लेकर के उससे कठोरता से आप निपटाएंगे, बिल्कुल नहीं। शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता के सूचक है, ये भी ऐसा नहीं है। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर है, कि यानी कि जो क्लास में बैठे हैं, जो स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, आप उनको उत्कृष्ट होने का तमगा दे दो कि भाई आप बेस्ट हो, और जो कुछ बच्चे हैं जिनसे गलतियां हो रही हैं और आप उनको बोल दें कि आप कमज़ोर हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप एक टीचर के रूप में ऐसा करना चालू कर देंगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो वहीं पर रह जाएंगे। वो ऐसा मान बैठेंगे कि यार तो मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, लाइफ में मैं तो कमज़ोर ही हूँ। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक टीचर के रूप में हमें क्या करना है, हर एक बच्चों को साथ में पढ़ाना है, उठाना बैठाना है, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते रहना है क्लास के बीच में। एक रोबोट नहीं बन जाना है, एक रोबोट नहीं बन जाना है कि रोबोट की तरह या कोई मशीन की तरह हमें बस पढ़ाते रहना है, क्वेश्चन आंसर रटाना है, ऐसा नहीं है। हमें उन्हें समाज में जीने लायक बनाना है। तो सही ऑप्शन हम किसके साथ जाएंगे, उनके चिंतन को, कि बच्चे सोचते कैसे हैं। ठीक है ना, बच्चे सोचते कैसे हैं समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कि उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ है, उनके बीच में हिंट दो, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दो। आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करवाओगे ना बच्चों को, उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, एनसीएफ 2005 भी यही चाहता है। जी हाँ, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क 2005 आया है, तो वो भी यही चाहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें, खुद से करके सीखें। क्योंकि जो बच्चे होते हैं जब वो खुद इन्वॉल्व होते हैं किसी काम में, थ्योरी की अपेक्षा, और वो जब खुद से करते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन क्या है? ऑप्शंस हैं, विद्यालय आधारित आकलन, असेसमेंट आप कैसे करेंगे ये देखें विद्यालय का। ऑप्शन ए है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ऐसा तो नहीं सिर्फ आप पेपर पे या एग्जाम पे फोकस करेंगे तो स्टूडेंट की क्वालिटी के ऊपर आप कब ध्यान देंगे। ऑप्शन बी है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ये तो अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि जो बी ऑप्शन है उस पर एक बढ़िया सा कीवर्ड है। वो कीवर्ड क्या है कि वहाँ पे कहा जा रहा है रचनात्मक प्रतिपुष्टि। चलो सी भी देखते हैं, डी भी देखते हैं कैसे और अच्छा हो सकता है। सी में है, के लिए आकलन के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसमें नियंत्रण परीक्षण होता रहता है। ये शब्द आपको यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, नियंत्रण तो करना नहीं है आपको। ऑप्शन डी है, क्या आकलित किया जाएगा, भाई आकलन में क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को नियंत्रण प्रदान करता है, ऐसा भी नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है, दैट इज लिखा हुआ है वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशल और कल्चरल, है ना, इनको सोशियो कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी कुछ खोज की है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है इसमें।
ऑप्शन ए है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते। ऐसा तो नहीं है भाई। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। संस्कृति, कल्चर भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, यानी कि आप जिस कल्चर में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, परिवार के लोग जैसे होते हैं, आप तो देखते ही भाई कि बच्चे को जैसी आप कल्चर संस्कृति दोगे आप वैसे ही वो सीखेगा। सभ्य बातें करोगे तो वो भी सभ्य बातें सीखेगा। उसके सामने कोई गाली गलौज करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा तो बच्चा भी वही सीखने लगता है। तो संस्कृति जो होती है, जो हमारा कल्चर होता है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक मुख्य भूमिका निभाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार तो याद ही रखेंगे, याद रखें। अगला ऑप्शन देखते हैं कैसे बेस्ट होगा। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो प्राइवेट स्पीच होती है वो भी निम्नतम स्तर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे जीन पियाजे लिखा होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विकास इट मीन्स डेवलपमेंट कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शंस में देखते हैं और आप जवाब देने की कोशिश करें। अंतः क्रिया का सिद्धांत बी ऑप्शन है, अंतः संबंध का सिद्धांत सी ऑप्शन है, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, और डी ऑप्शन है कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास है आपने सुना होगा वो गर्भावस्था से लेकर के मरणों, मतलब वूम टू टूम जो एक कहा जाता है ना, कि आपके कब्र तक चलता रहता है, जब तक आप मरते नहीं हैं, और तब तक विकास होता रहता है। कुछ ना कुछ हम नया नया सीखते रहते हैं। ग्रोथ होता है जो रुक जाती है एक समय पे, लेकिन जो विकास है वो नहीं रुकता। इसलिए विकास को कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया भी कहते हैं। और ये संबंध किससे है? निरंतरता का सिद्धांत से है। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी है। जो 10वें नंबर के प्रश्न में कि वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है ना, जो भी वस्तु हैं उनके बारे में वो सोचना चालू कर देता है जिनको वो देखता है। कौन सी अवस्था है भाई? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। क्या वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखेंगे? ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कॉन्क्रीट जो यहाँ पे कहते हैं ऑपरेशनल स्टेज है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था। अगर आप ये नहीं जानते हैं पियाजे जी की, जीन पियाजे जी की जो 4 स्टेजेस हमने बताई हुई, तो आप हमारे पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड नंबर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो वो क्या है ये आप देखेंगे जा करके, जिन बच्चों को देखता है। 7 है हमारा के अनुसार, यानी किसके अनुसार? 4 ऑप्शन में देखेंगे। कार्ल गुस्टाफ यूंग के अनुसार, फ्रायड के अनुसार, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, या एडलर के अनुसार, बेंडूरा। तो यहाँ पे है के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के 3 घटक हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? इदम, इदम का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छाओं की परिपूर्ति हो गई, या अपनी सोच हो गई, या अपने लिए सही गलत हो गया। अहम, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अहम, अहम क्या होता है? ईगो होता है बहुत बड़ा, एक ये घमंड होता है। ठीक है ना, कि बस अपने आप को ही सब कुछ समझना। और पराहम जो सामाजिक सांस्कृतिक नैतिकता के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। तो ये व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, व्यक्तियों के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ऐसा सिद्धांत किसने बताया है? उसको बताया है, जी हाँ, कार्ल गुस्टाफ यूंग ने बताया। कई बार सिर्फ यूंग लिखा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितने के बीच होगी? ऑप्शंस यहाँ पे कई हैं, 70 to 89, 110 to 129, 90 to 109 एंड 50 to 59। तो चलें इसका आंसर देने से पहले कुछ इसके बारे में जान लें। अभी सवाल तो आ ही गया है बीच में। जो एवरेज इंटेलिजेंस है और उसकी जो बुद्धि लब्धि है, अच्छा बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट कोसेंट कहते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जानें,
बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट। नोट कर लें सभी लोग इसको, इंटेलिजेंट कोसेंट, ठीक है ना, इंटेलिजेंट कोसेंट। ठीक, सबसे पहले बुद्धि लब्धि, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आईक्यू भी कहा जाता है। आईक्यू लेवल आपने सुना होगा कि इसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, इसका आईक्यू लेवल कम है, तो आई एंड क्यू, ठीक है। तो आईक्यू का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट कोसेंट, सबसे पहले जाने। तो जो औसत एवरेज वाले स्टूडेंट होते हैं या बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 90 से 109 के बीच होती है। अच्छा, ये और क्या क्या है ये जाने। जो बुद्धि लब्धि है उसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? किसने इसकी खोज की थी? तो टर्मन ने की थी। लेकिन सबसे पहले किसने यूज किया था इसको? स्टर्न ने किया था, विलियम स्टर्न ने। जो मेन नाम चलता है वो टर्मन का नहीं चलता है, बल्कि किसका नाम चलता है? विलियम स्टर्न का नाम चलता है। जी हाँ। तो इसके वैज्ञानिक कौन है? साइकोलॉजिस्ट हैं ये एक, विलियम स्टर्न, STERN, विलियम स्टर्न, ठीक है। ये क्या थे? साइकोलॉजिस्ट हैं। विलियम स्टर्न कौन है? एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये है कहाँ के हैं? ये एक जर्मन है, जर्मनी के हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इन्होंने कुछ सिद्धांत बताया था, इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है। अगर किसी की आपको बुद्धि लब्धि मापनी है, जाननी है, तो आप उसका फॉर्मूला क्या है? MA/CA/100, ठीक है। 100 क्यों दिया है? जो पॉइंट आता है उसको हटाने के लिए। MA मतलब मेंटल एज, मानसिक आयु, उसको आप बटे में फिर किस में लेके आएंगे? वास्तविक आयु में, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज जो होगी उनकी वास्तविक आयु होगी, उसमें आप लाएंगे, फिर गुणा 100 से कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी की भी बुद्धि लब्धि माप सकते हैं। मानसिक आयु मतलब जैसे कोई बच्चा 8 साल का है या 10 साल का है या 12 साल का है, अगर कोई बच्चा 10 साल का है और वो 12 साल के बच्चों के बराबर काम कर लेता है तो उसे 12 माना जाएगा। तो ये आप यहाँ पे जाना और बटे में क्या करेंगे? उसकी वास्तविक आयु कर देंगे, ठीक है। 12/10 कर दें, गुणे 100 कर दें, जितना आए वो उसकी क्या होगी? IQ लेवल होगा उसका, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलें यहाँ देखते हैं। तो बुद्धि लब्धि, जो औसतन बुद्धि वाले बालक होते हैं तो उनमें बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 होती है। ये जो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है, इसकी खोज करता कौन है? विलियम स्टर्न। कौन है? विलियम स्टर्न। आप क्या नाम लेंगे? विलियम स्टर्न कहेंगे। कौन है ये? एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर आप इसके सिद्धांत की बात करते हैं तो चलिए अब हम इसके सिद्धांत को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका अगर सिद्धांत देखना चाहें, इसका जो फॉर्मूला है अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे हमने ज़्यादा डिटेल में देखा, ठीक है। तो इसका अब हम क्या देख लेते हैं? IQ का फॉर्मूला जो निकलता है, ठीक है। IQ बराबर, IQ कैसे निकालोगे आप? MA/CA, जो क्रोनोलॉजिकल एज होगी, और गुणे किससे आप कर दोगे? इसको 100 से कर दोगे। MA इट मीन्स, MA का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मेंटल एज होगा, और यहाँ पे CA का मतलब क्या होगा? उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा? कि पढ़ाते समय समान कक्षा में कक्षा अध्यापक जो होगा उसका सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक फैक्ट पे होना चाहिए? कौन से मनोवैज्ञानिक तथ्य के ऊपर होना चाहिए? कि टीचर को जब वो पढ़ा रहा है तो उसे क्या देखना चाहिए? शारीरिक क्षमता देखनी चाहिए, पारिवारिक स्थिति देखना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता देखनी चाहिए, कि शिक्षण तकनीकी देखना चाहिए? उसे क्या देखना चाहिए? कि बच्चे की क्षमता क्या है? वो बहुत मजबूत है, लंबा चौड़ा है, अच्छी ताकत है, तो उसे वो ज़्यादा पढ़ाए, ज़्यादा ध्यान दे। या वो क्या देखे? पारिवारिक स्थिति देखे, ये बच्चा बहुत अमीर घराने का है तो उसे वो ज़्यादा ध्यान दे, गरीब का तो ध्यान ही ना दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नता देखनी चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता देखनी चाहिए कि बच्चा कैसा है। एक टीचर को ये भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो जो स्टूडेंट है, वो जो बालक है, वो बच्चा है, वो कैसा है। क्या पढ़ने में असक्षम है या कुछ उसे दिक्कत जाती है,
उसे देखने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, तो एक विद्यालय को और एक टीचर को किस लेवल पे काम करना चाहिए? स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है ना, बालक केंद्रित शिक्षा उसे देनी चाहिए, ना कि अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, बालकों की नीड के हिसाब से उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की ये पहचान है, ठीक है ना। तो समान कक्षा में क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके सही आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर क्या लग रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर। अच्छा, शिक्षण तकनीक तो आप सुधार लेंगे, अगर आप शिक्षण तकनीक के साथ जाना चाहते हैं तो शिक्षण तकनीकी में आप कितना सुधार कर लें, ठीक है ना। अगर बच्चे के हिसाब से नहीं है, उसे देखने में या सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, आप कितना भी अच्छा बोर्ड में पढ़ाते रहें, उसे प्रॉब्लम जाएगी, वो सीख ही नहीं पाएगा। तो आप क्या करेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से, अगर उसे देखने में दिक्कत है तो उसे कुछ टच टाइप का कुछ चीज़ देंगे, या जोर जोर से बोलेंगे, या कुछ ऑडियो सुनने के लिए आप कुछ ज़्यादा साउंड वाला उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि कम से कम अगर वो देख नहीं पा रहा है तो सुन तो पा रहा है ना, तो वो कुछ सीखे क्लास में, ठीक है ना। तो आप किस पे ध्यान देंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता पे, ना कि उसे आप किनारे करेंगे, ना कि आप उसका मजाक उड़ाएंगे कभी भी। एक चीज़ हमेशा याद रखना हमें एक शिक्षक के रूप में, कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट का मजाक नहीं उड़ाना है, उसे शर्मिंदा नहीं। 14 है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन कैसा होता है, ठीक है। सिर्फ कागज पेंसिल के द्वारा ही अगर हम आकलन करेंगे तो कैसा होगा? ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन देखने से पहले ये जान लें, जो आकलन होगा, ठीक है ना, आकलन कैसा होना चाहिए कि स्टूडेंट का समग्र रूप से आकलन होना चाहिए। सिर्फ एक वे नहीं होना चाहिए कि हमने उसे कुछ क्वेश्चन दे दिया, उसने अगर बहुत अच्छे से लिख दिया तो बहुत अच्छा, नहीं, हर तरीके से आकलन होना चाहिए। उसे पढ़ते अच्छा आना चाहिए, लिखते अच्छा आना चाहिए, बोलते भी सही आना चाहिए, और वो चीज़ों को कितना समझ रहा है, आपकी कहानियों से कितना रिलेट है अपनी रियल लाइफ पे, आप उसको कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं उसके जीवन, सोसाइटी की लाइफ में उसको आप कितना कनेक्टिविटी दे पा रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ कागज पेंसिल या कविताओं या कहानियों तक ही बच्चा सीमित नहीं रहना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। ए ऑप्शन है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता था, नियंत्रण मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, आकलन को सीमित कर देता है। बात तो सही लग रही है कुछ ये भाई, आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। तो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन सी, आकलन को सीमित कर देता है। अगर आप सिर्फ कागज पेंसिल के चक्कर में रह गए ना, तो बच्चे का आकलन सही नहीं हो पाएगा। वो क्या पता, वो बच्चा पेंसिल कागज में तो अच्छा से लिख लेता है बढ़िया से यहाँ पे नोटबुक में, और एग्जाम में जाकर के ना लिख पाए। और रियल हम उसे क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ा रहे हैं कि स्टूडेंट को स्कूल में भेज रहे हैं, भेजा जा रहा है क्या? ये सिर्फ सिस्टम इसीलिए नहीं, सिस्टम यह है कि स्टूडेंट को समग्र रूप से सिखाया जा सके, तैयार किया जा सके सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, ताकि जब वो स्कूल से बच्चा बाहर निकले और स्कूल के दौरान ही जब वो बड़ी कक्षाओं में जाए तो सही और गलत के बीच में फ़र्क कर पाए। हमें ये भी सिखाना है, उसके अंदर मोरालिटी भी डालना है, मोरल डेवलपमेंट भी करना है, कि कहानियाँ उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान सिर्फ किताबों में ही ना रह जाए, उसके ज्ञान को हमें बाहर की दुनिया से भी, जिस समाज से वो आता है, जहाँ पे वो रहता है, तो हमें उसे जोड़ना है। बच्चे को ये भी सिखाना है कि सबकी रिस्पेक्ट करना है, सबको अच्छे से देखना है, गलत नहीं करना है, और सही गलत के बीच में फ़र्क करना है, कि गलत चीज़ों को छोड़ना है और सही चीज़ों को अपनाना है। तो हमारा आकलन कुछ ऐसा होना चाहिए, सिर्फ एक जगह पे सीमित नहीं होना चाहिए। इसीलिए केवल कागज पेंट की बात हो रही है विकास की। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है, आप भी देखें और देखें कि सही ऑप्शन क्या होगा। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास विभिन्न व्यक्तियों में कैसे होता है? भिन्न गति से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? भिन्न गति से होता है, ठीक है। विकास जो है विभिन्न व्यक्तियों में, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है। देखते हैं, बात तो कुछ ठीक ही लग रही है। बी ऑप्शन लिखा है, विकास जन्म से किशोरा अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर आता है। बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा थोड़ी कि पहले आगे होगा फिर पीछे आ जाएगा। ऑप्शन सी में क्या लिखा है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एकदम सीधी रेखा में विकास होता चला जाएगा और कुछ डिफरेंट होएगा ही नहीं। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। ऑप्शन डी में क्या लिखा है? विकास जन्म से किशोरा अवस्था तक बहुत तेज गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। ये भी नहीं है, ठीक है ना।
विकास हमेशा होता रहता है। वो कहते हैं ना वूम्ब से टुम्ब तक, यानी आपके जन्म से पहले ये विकास गर्भावस्था में चालू हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि वो मरने के दम तक होता रहता है। ये भी आप अच्छे से एक तरीके से जान लें, कुछ नया नया होता रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन हमें क्या मिला कि विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। कई बार इसको फ़र्क भी पड़ता है आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे समझ है आपकी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि वाइगोत्स्की जी जो हैं उनके अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं भाई? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन हैं, आप भी देखें और जवाब देने की कोशिश करें। मेरे बताने से पहले आप जवाब देने की कोशिश करें और देखें कि आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अनुकरण से, यानी कि नकल से। बात तो सही है भाई, नकल से ही तो सीखते हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें। कैसे और बेटर ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं। ऑप्शन बी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। ये बात तो ठीक लग रही है। ऑप्शन सी है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए। ये पुनर्बलन प्रदान करने से तो उतना कुछ होगा नहीं। और डी है परिपक्व होने से। ऐसा थोड़ी है कि जब आदमी अडल्ट होगा, परिपक्व होगा, मैच्योर होगा तभी वो सीखेगा। एक छोटा बच्चा भी सीख जाता है, वो बोलना सीखने लगता है, पानी मम करके मांगना सीख जाता, बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, ऐसा नहीं है। तो वाइगोत्स्की जी के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? बेस्ट ऑप्शन तो मुझे ये लग रहा है, लग क्या रहा है ही, ऑप्शन बी है। वाइगोत्स्की जी के अनुसार बेस्ट ऑप्शन है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। कि जो बच्चे होते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं, या जो पीयर लर्निंग आपने सुना होगा, फ्रेंड्स होते हैं, बराबरी वाले होते हैं, उनके साथ जब वो उठते हैं, बैठते हैं, कुछ करते देखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो उससे वो ज़्यादा सीखते हैं इसकी अपेक्षा की नकल करने से या परिपक्व होने से या पुनर्बलन से। तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे देखेंगे, एक शिक्षक में, प्राइमरी स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए या माना जाएगा? ठीक है, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। एक शिक्षक के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? ऑप्शंस हैं शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, यानी कि जो टीचर है, जो टॉपिक पढ़ा रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसको। बात तो ठीक है। धैर्य और आत्मविश्वास, यानी पेशेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे उसके सामने कैसे भी बच्चे आ जाएं, मैं उसे सिखा लूँगा, पढ़ा लूँगा। अब ये नहीं कि मार के पीट के, ऐसा नहीं। बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर हों, अलग अलग संस्कृति के हों, अलग अलग जगह से आए हों, फिर भी आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए। अगर वो नहीं भी सीख रहे हैं तो आपको कारण जानना चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ये देख आना चाहिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। फिर है पढ़ने की उत्सुकता, ऐसा तो नहीं है। अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, नहीं, इतना भी नहीं, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे प्राइमरी लेवल की, ठीक है ना। तो प्राइमरी लेवल में एक शिक्षक में महत्वपूर्ण विशेषता माना जाएगा धैर्य और आत्मविश्वास। सब्र का होना, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तीसरी चौथी पाँचवीं लेवल के। वो आप उससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिए कि वो कंप्यूटर या रोबोट तो है नहीं कि आप कुछ भी खूब सारा पढ़ा देंगे और वो जल्दी सीख जाएं, ऐसा होगा नहीं। एक कक्षा में अगर 20 बच्चे भी बैठे हैं, 25 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बराबर से पढ़ाएं और सारे बच्चे एक ही गति से, एक ही लेवल पे सीख पाएं, ऐसा नहीं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ कॉन्फिडेंस भी होना पड़ेगा। कुछ बच्चा हो सकता है जल्दी सीखे, कुछ हो सकता है देर में सीखे, तो उसके हिसाब से आपको, अगर पेशेंस होगा आपके पास तो आप सिखा लोगे, आप गुस्सा भी नहीं आएगा, आप उसे कंट्रोल करना जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्राइमरी लेवल पे एक शिक्षक में विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज़ है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। किसी भी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, चाहे संविदा वर्ग 3 हो या सीटेट हो या KVS हो, वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। क्या लिखा है? ... फर्स्ट में है एक प्रक्रिया है, वो कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में, ठीक है ना, एक एक्टिव पर्सन के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का, ठीक है, जो स्किल्स हैं, आयोजन करना प्रारंभ करता है। इतना अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना।
उसको कैसे वो अर्जन, जो कौशल है उसका अर्जन वो कैसे करेगा, ठीक है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे, अर्जन। तो उसका वो जो अर्जन है वो कैसे करना चालू करता है, एक्विजिशन कैसा होता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, सीखना, परिपक्वता, समाजीकरण, विकास। याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समाजीकरण। समाजीकरण ही तो है जो हमारे समाज में आसपास जब बच्चे देखते हैं, जैसा माहौल उनको मिलता है वो वैसा सीखने लगते हैं, और एक एक्टिव पर्सन के रूप में वैसा ही हाव भाव व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना चालू करते हैं, जैसे कि उनके आसपास वो देखते हैं, और देख देख के छोटे से वो सीखते हैं और वैसे ही वो बनना चालू कर देते हैं। और सोसाइटी से, समाज से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने पर्यावरण से वो बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, एक्वायर करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। क्या बोलता है, जीन पियाजे, नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपने इनका वीडियो नहीं देखा तो मैंने बनाया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे की जो व्यक्तिगत वाक है, प्राइवेट स्पीच है, याद रखिएगा ना, उसकी संकल्पना क्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, ऐसा तो है, लेकिन इनके अनुसार ऐसा नहीं है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बात इन्होंने कही है। फिर भी और ऑप्शन देखते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। वाइगोत्स्की जी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बताया है, ठीक है, कि कैसे बच्चे कार्य करते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे होते हैं इसलिए उन्हें प्राणों के निवेश की आवश्यकता होती है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन है क्या है, प्राणों की निवेश की जो आवश्यकता नहीं, तो सही ऑप्शन तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित जो शब्द है उसका यूज किसने किया है, जीन पियाजे जी ने किया है बच्चों के लिए। अहम केंद्रित होने का मतलब क्या होता है, वो अपने आप को ही केंद्र में रख करके मानने की बात करते हैं, याद रखेंगे। व्यक्तिगत वाक क्या है, प्राइवेट स्पीच है, जिस पे बच्चा क्या करता है, अपने किसी कार्य को करने के लिए खुद से बोल बोल के खुद को निर्देश देता है। कई बार देखा होगा वो निर्देश, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, तो कई बार वो कहते हैं, उसको प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जीन पियाजे जी के अनुसार जो है यहाँ पे बच्चे क्या हैं, अहम केंद्रित हैं, याद रखेंगे।